हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल केमिस्ट्री क्वेस्ट। और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले बच्चों मेटल्स एंड नॉन मेटल ग्रेड 10 सीबीएसई का चैप्टर जो काफी इंपॉर्टेंट होता है, इजी भी होता है और इन टर्म्स ऑफ योर एग्जामिनेशन काफी सारे सवाल भी यहां से पूछे जाते हैं। तो क्यों ना बच्चे इस चैप्टर को शुरुआत किया जाए। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब मेटल्स हाउ दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन, वाटर, एसिड एज वेल एज हाउ वन मेटल डिस्प्लेस अदर मेटल। बच्चों इसमें कई सारे केमिकल रिएक्शंस आने वाले, लेकिन कोई केमिकल रिएक्शन को रट्टा मारेगा नहीं। मेरा बच्चों ये वादा है आपसे, कोई केमिकल रिएक्शन का रट्टा नहीं मारना। बस वीडियो को एंड तक आप लोगों ने देखना है बच्चों, ताकि सारे कंसेप्ट को आप लोग समझो और नोटबुक में आप लोग लिखा करो। तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो पहले तो मैं आपसे कुछ बातें पूछना चाहता हूं बच्चों। ये जो पीरियोडिक टेबल होता है उसमें क्या होता है? पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स होते हैं और कितने एलिमेंट्स होते हैं बच्चों? तो होते हैं टोटल 118 एलिमेंट्स आर देयर एंड टोटल 118 एलिमेंट्स को हमने क्लासिफाई किया है बच्चों, चार हिस्सों में क्लासिफाई किया। कैसे क्लासिफाई किया? कुछ होते हैं मेटल्स, कुछ होते हैं नॉन मेटल्स, कुछ होते हैं मेटालॉइड्स होते हैं और कुछ होते हैं इनर्ट गैस होते हैं बच्चों। तो यहां पे मैंने लिखा नहीं है, लेकिन नेक्स्ट वाला पार्ट होता है दैट इज नथिंग बट योर इनर्ट गैसेस भी होते हैं। इसका मतलब बच्चे इधर मेजोरिटी किसकी होती है? तो मेजोरिटी मेटल्स की होती है बच्चों। और ये मेटल्स जैसे आयरन, सिल्वर, कॉपर हो गया, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम हो जाता है, ये सभी मेटल्स होते हैं। नॉन मेटल हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है बच्चे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी नॉन मेटल्स होते हैं। मेटालॉइड की अगर बात किया जाए बच्चों, तो मेटालॉइड के कुछ एग्जांपल आपने याद रखने हैं, जैसे होता है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, बिस्मथ होता है बच्चे। ये सभी के सभी एग्जांपल क्या होते हैं? मेटालॉइड के एग्जांपल होते हैं। एटलीस्ट 2-3 एग्जांपल आपको मेटालॉइड के आने ही जरूरी होते हैं बच्चे। तो एलिमेंट्स को हमने क्लासिफाई किया है चार हिस्सों में, मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड एंड द इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैस के सभी का एग्जांपल पता है बच्चों, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। अच्छा, अब ये जो एलिमेंट्स होते हैं जिसके अंदर हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल को क्लासिफाई किया, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज होती है जो मेटल्स दिखाते हैं, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज होती है जो नॉन मेटल दिखाते हैं बच्चे? इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग अभी डिस्कस करना चाहते हैं। तो लेट्स गिव हेडिंग राइट नाउ एंड दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों। कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं बच्चे। यहां पे एक्सेप्शनल केसेस हमेशा पूछे जाते हैं, तो बच्चे आपने रेडी रहना है। जैसे बच्चे मैंने पूछा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। जनरली सभी मेटल्स कौन से स्टेट में अवेलेबल होते हैं बच्चे? सॉलिड इन द स्टेट होते हैं। यू टेक ए एग्जांपल ऑफ आयरन या फिर मैग्नीशियम का एग्जांपल लो, कॉपर का एग्जांपल लो। डे टू डे लाइफ में जितने भी मेटल्स होते हैं, गोल्ड, प्लैटिनम का एग्जांपल लेना बच्चे, सभी के सभी कौन से स्टेट में अवेलेबल होते हैं? सॉलिड स्टेट में अवेलेबल होते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शनल एग्जांपल है बच्चे, और ये एक्सेप्शनल एग्जांपल ये होता है and that is mercury. Remember, mercury is the only metal which is available in the liquid state, which is silvery color होता है बच्चे। थर्मामीटर में यूज किया जाता है, बैरोमीटर में यूज किया जाता है। तो बच्चे ये आपका जो मर्क्यूरी होता है, इसके अनगिनत यूजेस भी होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो कौन से स्टेट में अवेलेबल होता है बच्चे? तो वो आपका लिक्विड स्टेट में अवेलेबल होता है। एक्सेप्शनल केस होता है बच्चे। लेकिन नॉन मेटल्स की अगर मैं बात कर दी तो सॉलिड भी अवेलेबल है, लिक्विड और गैसेस में अवेलेबल, तीनों स्टेट ऑफ मैटर में अवेलेबल होते हैं। कौन? तो नॉन मेटल। सर कुछ एग्जांपल है क्या? हाँ सर, एग्जांपल तो 100% देने वाले हम लोग। जैसे बच्चे कार्बन लिया, फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, आयोडीन हो गया, ये सभी के सभी नॉन मेटल्स होते हैं और सभी कौन से स्टेट में अवेलेबल होते हैं बच्चे? तो सॉलिड स्टेट में अवेलेबल होते हैं। लेकिन बच्चों याद रखना, ब्रोमीन एक अकेला लिक्विड नॉन मेटल होता है। इसके बारे में भी सवाल पूछा जाता है। इसका मतलब लिक्विड मेटल कौन सा होता है बच्चे? तो लिक्विड मेटल आपका मर्क्यूरी हो गया। लिक्विड नॉन मेटल कौन सा हो गया? तो ब्रोमीन हो जाता है। सर लिक्विड के गैसेस कौन से रहेंगे? नॉन मेटल में गैसेस कौन से रहेंगे? तो बेटा वो होते हैं तुम्हारे हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऐसे आपके नॉन मेटालिक एलिमेंट होते हैं विच इज अवेलेबल इन द गैसियस स्टेट ऑफ एन एटम। गैसियस स्टेट ऑफ मैटर में अवेलेबल होते हैं। नाउ लेट्स सी मेटल्स की दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे बच्चे। एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज को आपने नोट डाउन करना है, जरूर नोट डाउन करना है। नेक्स्ट वन, हार्डनेस। सभी के सभी मेटल
मेटल, सभी के सभी मेटल कैसे होते हैं? वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी हार्ड होते हैं बच्चे, वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक, समझे ना। लेकिन बच्चे एक्सेप्शनल एग्जांपल वंस अगेन आने वाला है, और कौन सा एक्सेप्शनल एग्जांपल होता है? सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम अकेले ऐसे मेटल्स होते हैं बच्चों जो आराम से कट इट विद द नाइफ, समझे ना, आराम से कट इट विद द नाइफ। बेटा इतने सॉफ्ट मेटल होते हैं कि आप लोगों ने उसको प्रेस भी किया, जोर से प्रेस किया तो भी वो दब जाते हैं, इतने सॉफ्ट हल्के फुल्के होते हैं बच्चे। ये एग्जांपल होते हैं किसके? तो सोडियम एंड पोटेशियम मेटल का एग्जांपल हो गया बच्चे एक्सेप्शनल केस। बाकी सभी मेटल्स बहुत ही हार्ड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेंगे। लेकिन बच्चे अगर मैं नॉन मेटल्स की बात कर दी, यहां पे नॉन मेटल जनरली सॉफ्ट होते हैं। क्या बोला बच्चों? नॉन मेटल्स क्या होते हैं? सॉफ्ट इन द नेचर होते हैं, वेरी वेरी सॉफ्ट इन द नेचर, एमोर्फस बोलते हैं उसको, एमोर्फस या फिर सॉफ्ट इन द नेचर होते हैं। लेकिन बच्चे एक्सेप्शनल केस, वंस अगेन एक्सेप्शनल केसेस कौन सा रहेगा? डायमंड होने वाला है। बेटा तो आपको पता है क्या कार्बन के दो अलोट्रॉप होते हैं? कार्बन के दो अलोट्रॉप, एक होता है ग्राफाइट, एक होता है डायमंड। एंड डायमंड इज वन ऑफ द अलोट्रॉप ऑफ अ कार्बन विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। बेटा इसलिए तो हम लोग बोलते हैं ना, लोहा लोहे को काटता है और डायमंड डायमंड को काटता है, क्योंकि बच्चे वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस हो जाता है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट वन एक्सेप्शनल केसेस बच्चों यहां पे मैंने तुम्हें दे दिए, ये सोडियम है, ये पोटेशियम है, कैन बी इजीली कट इट विद द नाइफ हो गया। चलो आगे बढ़ लेते हैं। नाउ द मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो जाती है बच्चे। मेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है? आपने एक मेटल लिया और मेटल को कंटिन्यूअसली आप लोग हैमर कर रहे हो। अब मेटल को हैमर कर दिया तो इट विल स्प्रेड आउट होगा, इट विल कन्वर्ट इनटू थिन शीट एंड दैट प्रॉपर्टी वी कॉल्ड द मेलेबिलिटी। द मेटल्स कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स में हैमर्ड हो गया बच्चे, थिन शीट्स में हैमर्ड हो गया और इस तरह से वो फैलता गया। इस प्रॉपर्टी को मैंने क्या बोला? मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी। डू यू नो बच्चों विच इज द मोस्ट मेलेबल सब्सटेंस? कौन सा रहेगा? द मोस्ट मेलेबल सब्सटेंस रहता है बच्चे गोल्ड इज द मोस्ट मेलेबल सब्सटेंस। इसलिए तो रुदरफोर्ड ने अपने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस में क्या यूज किया था? गोल्ड फॉइल को यूज किया था, उसको ही गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट बोला गया बच्चे, क्योंकि गोल्ड मोस्ट मेलेबल सब्सटेंस होता है। लेकिन अगर बच्चों मैंने बोल दिया नॉन मेटल क्या रहेंगे? नॉन मेटल्स नॉन मेलेबल रहेंगे। सर व्हाट इज मीन बाय नॉन मेलेबल? मतलब बच्चों वो कन्वर्ट, दे विल नॉट कन्वर्ट इनटू थिन शीट, वो तो ब्रिटल होते हैं। मतलब अगर आपने मेटल को थोड़ा, नॉन मेटल को हैमर कर दिया तो उसमें क्रैक आ जाते हैं बच्चे, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, उसको क्या बोल दिया बच्चे मैंने? ब्रिटल बोल दिया। लेकिन एक्सेप्शनल एग्जांपल तो हमेशा आपको याद रखना है बेटा, जिंक इज द ओनली एक्सेप्शनल मेटल, क्यों? वो नॉन मेलेबल होता है, ब्रिटल इन द नेचर होता है बच्चे। ये एग्जांपल आपने हमेशा याद रखना है, जिंक नॉन मेलेबल होता है, बाकी के सारे मेटल्स क्या रहेंगे? मेलेबल रहेंगे। हाँ सर, कई बच्चे बोलेंगे सर मर्क्यूरी तो नहीं होता, मर्क्यूरी तो ऑलरेडी लिक्विड इन द स्टेट होता है। मैं सॉलिड स्टेट की बात कर रहा हूं बच्चों, सॉलिड स्टेट कौन सा नॉन मेलेबल होता है? तो जिंक होता है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। डक्टिलिटी क्या होती है? एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी विड्रॉन इनटू द थिन वायर, वो थिन वायर में कन्वर्ट हो जाते हैं, वी कैन विड्रॉ इनटू थिन वायर्स। जरा इतना बच्चे, ये कॉपर के वायर्स है, आपके घर में भी कॉपर के वायर्स रहेंगे, एल्यूमिनियम के छोटे छोटे वायर्स रहेंगे। तो बेटा ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? ये प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। डक्टिलिटी मतलब क्या? एबिलिटी ऑफ अ मेटल टू बी विड्रॉन इनटू द थिन वायर्स, और बच्चे मैंने उसको क्या बोला? डक्टिलिटी। और ये क्या रहेंगे बेटा? नॉन मेटल तो क्या रहेंगे? नॉन डक्टाइल होने वाले हैं। क्या होंगे बच्चे? नॉन डक्टाइल होने वाले। चलो आगे बढ़ लेते हैं। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है बच्चे, कौन सी प्रॉपर्टी आती है? लस्टरस प्रॉपर्टी। सर व्हाट इज बीन बाय लस्टरस प्रॉपर्टी? मुझे बेटा जरा देखना, जितने भी मेटल्स होते हैं उनके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर आ जाती है। अब बेटा वो ऑक्साइड की लेयर को आप लोग पॉलिश करते हो, सैंड पेपर से उसको पॉलिश करते हो, तो अल्टीमेटली ऑक्साइड की लेयर निकल जाती है। एंड व्हेन मेटल्स आर पॉलिश, व्हेन मेटल का सरफेस इज गेटिंग पॉलिश, तो वो क्या हो जाता है बच्चे? इट स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग द लाइट, एंड व्हेन इट स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग द लाइट इट अपीयर्स टू बी शाइनी। तो बेटा वही तो मैं बताना चाहता हूं, मेटल्स हैव अ शाइनी अपीयरेंस, दे रिफ्लेक्ट द लाइट। लेकिन वो लाइट को कब रिफ्लेक्ट करेंगे? जब आप उसके सरफेस को रब करोगे, जब आप उसके सरफेस को पॉलिश करोगे बच्चों, तब वो इट स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग द लाइट। इस प्रॉपर्टी को मैंने क्या बोला? लस्टरस प्रॉपर्टी बच्चे, मैंने बोला लस्टरस प्रॉपर्टी। अच्छा, जितने भी नॉन मेटल होते हैं बच्चे, नॉन मेटल क्या रहेंगे? नॉन लस्टरस रहेंगे, नॉन लस्टरस। लेकिन एक्सेप्शनल केसेस तो बनते ही है ना। एक्सेप्शनल केसेस कौन सा रहेगा बच्चे? याद रखना, डायमंड। डायमंड क्या होता है बच्चे? लस्टरस होता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, बहुत चमकीला होता है डायमंड। नॉट ओनली दैट बच्चे,
आयोडीन का भी एग्जांपल आप लोग ले सकते हो। आयोडीन पर्पल कलर के ग्लिटर्स होते हैं, पर्पल कलर बेटा वो पर्पल कलर का बहुत ही शाइनी अपीयरेंस होता है आयोडीन का। तो बच्चे ये दो एग्जांपल हमेशा याद रखना। नॉन मेटल विच इज लस्ट्रस इन द नेचर, तो डायमंड को याद रखना। इवन ग्राफाइट का भी एग्जांपल लिया ना बच्चे तो भी चलता है, क्योंकि ग्राफाइट भी चमकता है, उसको पेंसिल को छीलने के बाद वो जो ग्राफाइट होता है दैट इज आल्सो स्टार्टेड शाइनिंग, सो अल्टीमेटली डायमंड हो गया। आयोडीन ग्राफाइट का एग्जांपल भी आप लोग दे सकते हो। सोनोरिटी का मतलब क्या होता है? व्हेन मेटल्स आर स्ट्राइक, मेटल को अगर स्ट्राइक करते हो तो बच्चे क्या प्रोड्यूस होता है? नाइस रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। उस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल को मैंने क्या बोल दिया? उस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल को मैंने सोनोरिटी बोल दिया। स्कूल का बेल देखो बच्चों, मंदिर की घंटा देखो, या फिर किचन में कोई बर्तन ऊपर से नीचे गिर गया तो आवाज प्रोड्यूस करता है, उस प्रॉपर्टी को बच्चों मैंने क्या बोला? सोनोरिटी प्रॉपर्टी। लेकिन सभी के सभी नॉन मेटल्स क्या रहेंगे? तो नॉन सोनोरस हो जाते हैं, नॉन सोनोरस। तो बच्चे याद रखना, आपने बस मेटल की प्रॉपर्टी के ऊपर ध्यान देना है, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी एग्जैक्टली अपोजिट हो जाती है। चलो बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट वन, जितने भी मेटल्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही तगड़ा होता है, बहुत ही ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चे। डू यू नो वन अमेजिंग फैक्ट? आपको पता है क्या आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है बच्चों? लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब बेटा 1500 डिग्री सेल्सियस बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर है, तब जाके आयरन मेल्ट होता है। 1700 पे वो क्या हो जाता है बच्चे? स्टार्टेड बॉइलिंग। इसका मतलब जितने भी मेटल्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट, उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा होता है। लेकिन एक्सेप्शनल केसेस, ये एक्सेप्शनल केसेस आपको पूछाते हैं। Ga मतलब गैलियम होता है एंड Cs मतलब सीजियम होता है। गैलियम एंड सीजियम ओनली द टू मेटल्स विच हैज अ लो मेल्टिंग पॉइंट होता है बच्चे, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। गैलियम को अगर हाथ में भी लोगे तो बच्चों हाथ में वो इट स्टार्टेड मेल्टिंग, इसका मतलब क्या होता है? गैलियम क्या ऐसा मेटल होता है विच हैज अ लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है बच्चे। याद रखना, गैलियम एंड सीजियम का एग्जांपल आप लोग जरूर याद रखोगे। अच्छा, अब नॉन मेटल में उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा? लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। मतलब जिसको मेटल की प्रॉपर्टी आती है उसको नॉन मेटल बाय डिफॉल्ट आ जाता है बच्चों। नाउ नेक्स्ट वन, हाई डेंसिटी। मेटल्स हैव अ हाई डेंसिटी, ऑब्वियसली नॉन मेटल्स की डेंसिटी क्या रहेगी? लो डेंसिटी होगी, लो डेंसिटी। चलो बच्चों इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, चलो आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट वन, कंडक्टिविटी। सबको पता है बच्चे, ये तो बच्चे को पता है कि क्या मेटल्स हैज अ गुड, मेटल आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स समझे ना। लेकिन बच्चे याद रखना, लेड मेटल एंड द मर्क्यूरी मेटल दे आर पुअर कंडक्टर। पुअर कंडक्टर ऑफ व्हाट? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ये आपने जरूर याद रखना है बच्चे। लेकिन एट द सेम टाइम नॉन मेटल्स क्या रहेंगे? नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर, समझ में आ गया, वो रहेंगे पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन बच्चे याद रखना, डायमंड इज अ एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ हीट, एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ हीट होता है। लेकिन एट द सेम टाइम बच्चे ये भी आपने याद रखना है, ग्राफाइट जो होता है, ग्राफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेटा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है कौन? तो ग्राफाइट। इलेक्ट्रोलिसिस में हम लोगों ने देखा होगा बच्चे, ग्राफाइट इलेक्ट्रोड के द्वारा हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं सॉल्यूशन में, तो ग्राफाइट क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ग्राफाइट नॉन मेटल होता है। तो बच्चे याद रखना, ये एक्सेप्शनल एग्जांपल, नॉन मेटल विच इज एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो ग्राफाइट दोगे बच्चों, ग्राफाइट। डायमंड नहीं दोगे, ग्राफाइट का आंसर दोगे। चलो आगे बढ़ लेते हैं। तो यहां पे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट मैंने डालने की कोशिश की बच्चों। द टोटल नंबर ऑफ मेटल्स इन द पीरियड टेबल कितने होते हैं? तो 92 होते हैं टोटल। बड़ा 118 में से तो 92 आपके क्या हो गए? 92 तो मेटल हो जाते हैं। मतलब लगभग 90% तो आपके क्या हो गए बच्चे? 90% तो आपके मेटल हो जाते हैं। चलो आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट वन, यहां पे नॉन मेटल प्लस इनर्ट गैस। बेटा यहां पे रखना, नॉन मेटल प्लस इनर्ट गैस मिला के कितने हो जाते हैं बेटा? 20 हो जाते हैं। नॉन मेटल और इनर्ट गैस को मिला के 20 हो गए। नाउ यहां पे होते बेटा मेटालॉइड। मेटालॉइड कितने हो गए आपके? 6 हो जाते हैं। मेटालॉइड आपके हो गए 6, तो टोटल मिला के हो गए आपके 118। ये सवाल कभी पूछा नहीं गया, लेकिन कुछ अमेजिंग फैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चे। जनरली जितने भी मेटल्स होते हैं ना, सभी मेटल्स, उनका कलर क्या होता है बच्चे? कलर मतलब उनका कलर होता है, एक तो सिल्वरी व्हाइट होता है, सिल्वरी ग्रे होता है, बाकी कुछ नहीं होता बच्चे। सभी मेटल लेना, सिल्वरी व्हाइट या सिल्वरी ग्रे, कोई भी मेटल ले लो, सोडियम पोटेशियम ले लो, मर्क्यूरी ले लो, सिल्वर का एलिमेंट ले लो बच्चे। लेकिन इंपॉर्टेंट
पॉइंट याद रखना है आप लोगों ने कि ये जो गोल्ड एंड प्लैटिनम, गोल्ड एंड आपके कॉपर, ऐसे अकेले दो एलिमेंट होते हैं जो कलरफुल होते हैं, ऐसे दो मेटल्स होते हैं, मेटल्स में मेटल्स की बात कर रहा हूं बच्चे, मेटल्स होते हैं कलरफुल होते हैं, जैसे गोल्ड गोल्डन इन कलर, येलो ब्राइट, एकदम ब्राइट येलो कलर होता है, और बेटा कॉपर का कलर क्या होता है, तो ब्राउन कलर होता है। बाकी सभी मेटल्स कौन से कलर के रहेंगे बेटा, सिल्वरी या फिर सिल्वरी व्हाइट, सिल्वरी ग्रे कलर के रहते हैं। चलो आगे बढ़ लेते हैं, यहां पे कुछ सवाल जवाब करना चाहता हूं बच्चे। मेटल एंड नॉन मेटल, पहला मेटल है दूसरा नॉन मेटल, एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट एट द रूम टेम्परेचर, 2024 का सवाल। पहले मेटल है, बाद में नॉन मेटल पूछा बच्चे, मेटल और नॉन मेटल, मुझे जल्दी से बताओ पहला मेटल कौन सा, मेटल तो होता है बच्चे आपका मर्क्यूरी, और नॉन मेटल कौन सा होता है, ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन। तो अल्टीमेटली ऑप्शन आपका क्या रहा बच्चे, ऑप्शन आपका रहा सी। चलो आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट वन केमिकल प्रॉपर्टीज। अब यहां से दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, कई बच्चों को केमिकल प्रॉपर्टीज में दिक्कत आती है बच्चे। अब देखो इस समस्या का समाधान कैसे करें। केमिकल रिएक्शन रट्टा मारने वाली चीज तो होती नहीं है बच्चे, अपने ध्यान देके देखना है तो कोई सारी चीजों का सवाल आपको यहीं पे मिलने वाला है। जैसे बेटा मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, अरे तो ऑक्सीजन मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है बच्चे, मेटल ऑक्साइड बना देता है, समझे ना। इसका मतलब कितना सिंपल है, सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक जिंक ऑक्साइड, कॉपर कॉपर ऑक्साइड, आयरन आयरन ऑक्साइड। इतना सिंपल हो जाता है, एक पैटर्न के साथ रिएक्शन बन गया बच्चे, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओनली द थिंग इज टू बी नोटेड डाउन, ऑक्साइड की वैलेंसी क्या होती है बच्चे, 2- रहेगी, ऑक्साइड की वैलेंसी क्या रहेगी, 2-, और मेटल की वैलेंसी चेंज होगी। मेटल की वैलेंसी कैसे चेंज होती है बच्चे, याद रखना, सोडियम पोटेशियम की वैलेंसी क्या रहेगी, +1, एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या रहेगी, +3। समझ में आ गया, ऊपर ऊपर से बता रहा हूं बच्चे, सोडियम पोटेशियम की वैलेंसी +1 है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3, बाकी सबकी वैलेंसी +2। जैसे अगर बच्चों मैंने लिखा कैल्शियम की वैलेंसी +2, मैग्नीशियम की वैलेंसी +2, रिमेंबर कॉपर की यहाँ पे वैलेंसी +2 आप लोग लोगे, तो बेटा जिंक की वैलेंसी +2 लोगे। इसका मतलब क्या होता है, मेजर रिएक्शन हमारे यहीं पे चलते रहते हैं, मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शन। तो बच्चे याद रखना, इन सभी के एलिमेंट की वैलेंसी, अगर वैलेंसी चार्ट क्लियर नहीं है बच्चे तो फॉर्मूला लिख नहीं पाओगे, एंड फॉर्मूला लिख नहीं पाओगे तो कैसे इक्वेशंस को लिखोगे और कैसे बैलेंस करोगे बच्चे। तो चलो आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं। ये सभी मेटल्स होते हैं बच्चे, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, तो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ी हम लोगों ने, और चैप्टर नंबर 3 में भी। अरे रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, ये सभी के सभी मेटल्स बेटा हम लोगों ने कैसे अरेंज किए, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। मतलब बेटा ऊपर वाले एकदम टॉप रिएक्टिव होते हैं, नीचे वाले की रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। जैसे नीचे नीचे जाओगे तो रिएक्टिविटी क्या कम होती जाएगी। और ये सभी मेटल क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं बच्चे, सभी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन सभी का रिएक्ट करने का तरीका अलग रहेगा। कैसे अलग रहेगा, आज वही बात करेंगे। ये सभी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाने वाले हैं, मेटल ऑक्साइड। अरे सर कैसे, जरा देखना। अब बेटा जरा देखना, अगर बच्चे मैंने सोडियम मेटल या सोडियम मेटल को जलाया तो क्या फॉर्म होगा, मेटल ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड है, सोडियम है ना, तो सोडियम ऑक्साइड फॉर्म होगा। सर सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या रहेगा, सोडियम की वैलेंसी 1+ है, ऑक्साइड की वैलेंसी 2-2 एंड 1। बेटा क्रिस क्रॉस कर लेना, क्रिस क्रॉस करने के बाद आपको पता चला सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला। बेटा रट्टा मारने की जरूरत पड़ी क्या, बिल्कुल नहीं। अच्छा इक्वेशन बैलेंस करना है ना, अरे इक्वेशन बैलेंसिंग तो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में ही किया था सर। इक्वेशन को कैसे बैलेंस करोगे, तो 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 लिख दे, यहाँ पे 4 हो गया। इस तरह से क्या हो गया, आपका इक्वेशन कंप्लीटली बैलेंस्ड हो गया बच्चे। लेकिन यहाँ पे इक्वेशन से बैलेंस नहीं करना, इसके ऑब्जर्वेशन भी इंपॉर्टेंट होता है बेटा। ये सोडियम मेटल होता है ना, ये भयानक रिएक्टिव मेटल होता है, इतना खतरनाक रिएक्टिव मेटल होता है कि जैसे ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, स्टार्टेड रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, समझे ना, इमीडिएटली स्टार्ट रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन। इसलिए तो हम लोग उसको क्या केरोसिन में या फिर पैराफिन ऑयल में रखते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम को बच्चों। अच्छा ये सोडियम मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्शन कैसा रहेगा बच्चे, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन रहेगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन रहेगा एट द रूम टेम्परेचर। और जो ऑक्साइड उसने फॉर्म किया ना, वो कैसा रहेगा, बेसिक ऑक्साइड रहेगा। कौन सा ऑक्साइड रहेगा, बेसिक ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड। लेकिन दोस्तों ये एट द सेम टाइम जब ये जलेगा तो कौन से कलर का फ्लेम जनरेट करता है, गोल्डन येलो कलर का फ्लेम। ऑब्जर्वेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सोडियम जब भी बर्न होता है तो कौन से फ्लेम के साथ बर्न होगा बच्चे, तो इट इज नथिंग बट योर गोल्डन येलो कलर का फ्लेम के साथ जलेगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन रहेगा, वेरी विगरस एंड वेरी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन रहेगा। चलो बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। सोडियम की तो बात हमने कर ली, तो क्या पोटेशियम उसी तरीके से रिएक्ट करेगा का, 100% पोटेशियम तो एकदम ऊपर होता है रिएक्टिविटी सीरीज
प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में बच्चे, तो पोटेशियम तो भयानक तरीके से रिएक्ट करेगा। अब पोटेशियम जब रिएक्ट करेगा तो पोटेशियम ऑक्साइड बनता है। सर ऑक्साइड की तो वैलेंसी 2- होती है, पोटेशियम की वैलेंसी 1+ हो गई बेटा, एकदम आइडेंटिकल रिएक्शन हो जाता है आपका, K2O बन गया। इक्वेशन आपको बैलेंस करना है। इक्वेशन कैसे बैलेंस करोगे बच्चों, जरा देखना, यहां पे लिखूंगा दो इनफैक्ट सेम टू सेम पैटर्न, जैसे सोडियम का बन गया वैसे पोटेशियम का बन गया। यहां पे भी कौन सा ऑक्साइड फॉर्म हो गया बच्चे, इस ऑक्साइड का नेचर क्या रहेगा, तो बेसिक इन नेचर रहेगा। जैसे सोडियम ऑक्साइड बेसिक इन नेचर, पोटेशियम ऑक्साइड इज आल्सो बेसिक इन नेचर। लेकिन बेटा ये भी एक रिएक्टिव विगरस, और ये कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन यहां पे जो फ्लेम निकलने वाला है बच्चों, वो फ्लेम का कलर क्या रहेगा, वो लाइलैक कलर का फ्लेम रहेगा, या फिर उसको वायलेट कलर का फ्लेम लिखा तो भी चलेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, फ्लेम के टेस्ट आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। अब बच्चों जरा देखना, यहाँ पे क्या सवाल पूछा गया, सोडियम एंड पोटेशियम स्टोर इन द केरोसिन। हम लोग उसको केरोसिन में या फिर ऑयल में स्टोर करके रखते हैं बच्चे, पैराफिन ऑयल में जनरली। तो क्यों ऐसा करते रहते हैं हम लोग, क्योंकि सोडियम पोटेशियम भयंकर सॉफ्ट मेटल तो होते हैं, लेकिन भयंकर रिएक्टिव मेटल होते हैं। जैसे बच्चे आप लोगों ने उससे सोडियम पोटेशियम को बाहर निकाला, तो इट विल स्टार्ट रिएक्टिंग विद द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करेगा, और बेटा रिस्पेक्टिव ऑक्साइड रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड को फॉर्म करता है। मतलब सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड को फॉर्म करेगा, पोटेशियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को फॉर्म करता है, और बेटा वो रिएक्ट करते रहते हैं ऑक्सीजन के साथ, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर के साथ। इसलिए बच्चे हम लोग क्या करते हैं, केरोसिन में डाल के रखते हैं, क्योंकि केरोसिन में ना मॉइस्चर चलाएगा ना एयर वहां पे चली जाती है। तो बच्चे ये रीजन होता है, ये सवाल पूछे जा सकते हैं आप लोगों को। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चे, जो अभी हम लोगों ने सोडियम को जलाया, सोडियम ऑक्साइड बना, पोटेशियम को जलाया, पोटेशियम ऑक्साइड बना। तो सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिसॉल्व इन द वाटर टू प्रोड्यूस अल्कली। अरे सर अल्कली को प्रोड्यूस कर रहे हैं। What is mean by alkali? Basis which is soluble in water. एसिड बेसिस में हम लोगों ने पढ़ा है बच्चे, ऐसे बेसिस जो पानी में कंप्लीटली डिसॉल्व होते हैं, मैंने उनको बोल दिया बच्चे अल्कली। आपको पता है बच्चे, जरा देखना, ये जो मेटल ऑक्साइड है, कौन से, ये जो मेटल ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड पोटेशियम ऑक्साइड, अगर आपने उनको पानी में डिसॉल्व कर दिया, पानी में डिसॉल्व कर दिया, तो क्या बनने वाला पता बच्चे, मेटल हाइड्रोक्साइड। बस इतना याद रखना कि हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी क्या होती है बच्चे, 1- होती है हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1-। इसका मतलब बच्चे कितना आसान है, इस स्टेटमेंट के द्वारा आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। मेटल ऑक्साइड पानी में डालो, मेटल हाइड्रोक्साइड बन गया। सोडियम ऑक्साइड पानी में डालो तो क्या बनेगा बच्चे, बहुत सही सोचा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। और पोटेशियम ऑक्साइड पानी में डालो तो क्या बनेगा बच्चे, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। इसका मतलब सोडियम को पानी में डिसॉल्व कर देना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, सोडियम की वैलेंसी +1 होती है, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1- डायरेक्टली कंबाइन कर लेना। अच्छा, पोटेशियम को पानी में डालो बच्चे तो क्या बनने वाला है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। इक्वेशन को क्या करना है बच्चे, इक्वेशन को आपने बैलेंस करना है। जो केमिकल कंपाउंड यहां पे प्रोड्यूस्ड हुआ है उसको मैंने क्या बोल दिया बच्चे, ये अल्कली बोल दिया। इसलिए तो बेटा सोडियम पोटेशियम मेटल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल बोलते हैं। क्यों अल्कली मेटल, क्योंकि वो पानी के साथ रिएक्ट करेंगे। और रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड, मतलब सोडियम का बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम का बनता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ये सभी के सभी बेसिस पानी में कंप्लीटली सोल्यूबल हो जाते हैं बच्चे। चलो आगे बढ़ लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड डाउन। नाउ सोडियम पोटेशियम की तो बात हमने कर ली बच्चे, लेकिन व्हाट हैपेंड विद द मैग्नीशियम, जिंक हो गया, लेड हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सभी मेटल्स को आप लोग जलाओगे तो क्या होगा बच्चे। अब बेटा बिफोर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये जो एल्यूमिनियम मेटल होता है, मैग्नीशियम या जिंक मेटल होता है, इनके ऊपर बेटा, क्योंकि ये मेटल क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते रहते हैं। ये भी मेटल रिएक्टिव है, लेकिन नॉट एज कंपेयर टू सोडियम एंड पोटेशियम। हाँ ओके, तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, एक ऑक्साइड का लेयर अपने ऊपर फॉर्म कर लेते हैं। मेटल के ऊपर ऑक्साइड का लेयर फॉर्म हो जाता है, मेटालिक ऑक्साइड का लेयर, एंड दिस मेटालिक ऑक्साइड का लेयर बच्चे एक्ट एज अ प्रोटेक्टिंग लेयर। ये एक प्रोटेक्टिंग लेयर की तरह काम करता है। तो बेटा देखना, कन्वर्टेड इनटू लेयर ऑफ ऑक्साइड, एंड दिस प्रोटेक्टिंग ऑक्साइड प्रिवेंट द मेटल फ्रॉम द फर्दर ऑक्सीडेशन। मतलब एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग हो जाता है बच्चे। इसीलिए बेटा हमें जब भी एल्यूमिनियम को जलाना है या जिंक को जलाना है या फिर बेटा मैग्नीशियम को जलाना है, तो उसके ऊपर का ऑक्साइड का लेयर हमें निकालना पड़ता है बेटा, उसको थोड़ा सा घिसना पड़ता है, उसको पॉलिश पेपर से हमें क्या करना पड़ता है, सैंड पेपर से उसको घिसना पड़ता है, ताकि हम लोग क्या करें बच्चे, उस ऑक्साइड का लेयर हटा
के उस मेटल के साथ रिएक्शन करे। तो बच्चे जरा देखना अब कुछ रिएक्शंस हो जाए। अब बेटा मैंने जिंक के ऊपर का ऑक्साइड का लेयर हटा दिया है और जिंक को मैंने क्या कर दिया बेटा, जला दिया। जैसे बच्चों मैंने अभी बोला कैल्शियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो जिंक क्या करेगा बच्चे, जिंक ऑक्साइड फॉर्म करेगा। जिंक की वैलेंसी क्या होती है, +2 होती है। ऑक्साइड की वैलेंसी 2-, यहां पे 2, यहां पे 2 विल गेट माइनस, कैंसल, और बेटा फॉर्मूला आपका बना कौन सा, जिंक ऑक्साइड बन गया। इक्वेशन बैलेंस है क्या बच्चे, नहीं ना, इक्वेशन तो बैलेंस नहीं है। यहां पे मैंने इक्वेशन को बैलेंस कर दिया, लेकिन बच्चे इसका ऑब्जर्वेशन भी इंपॉर्टेंट होता है। ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा, ब्लूइश ग्रीन फ्लेम, समझ में आ गया, ब्लूइश ग्रीन फ्लेम के साथ ये जिंक चलेगा। चलो बच्चों आगे बढ़ लेते हैं ना। मैग्नीशियम की तो बात ही निराली है बच्चे, मैग्नीशियम तो चैप्टर नंबर 1 से हम लोग कर रहे हैं। मैग्नीशियम मेटल को जलाया तो क्या फॉर्म होगा, जैसे जिंक को जलाया जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम को जलाया मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है बच्चे, +2 होती है। ऑक्साइड की वैलेंसी 2- होती है, 2 विल गेट कैंसिल। फाइनल फॉर्मूला क्या बना, फाइनल फॉर्मूला बना MgO। इक्वेशन को बच्चे मैंने यहां पे बैलेंस कर दिया। अब आपको पता है बच्चे ये कैसे जलता है मैग्नीशियम, एकदम ऐसा लगता है कि दिवाली आ गई है, मतलब एकदम डैजलिंग व्हाइट लाइट के साथ ये जलता रहता है। और ये डैजलिंग व्हाइट लाइट कैरेक्टरिस्टिक होता है बेटा बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम का होता है। वेरी डैजलिंग व्हाइट कलर का फ्लेम यहां पे निकलता रहता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ है, जो सॉलिड आपका फॉर्म हुआ है, दिस इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर रहेगा। हमने कहां पे पढ़ा था बच्चे, एसिड बेस में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा था। चलो आगे बढ़ लेते हैं। नाउ नेक्स्ट वन विल बी एल्यूमिनियम। अरे तो एल्यूमिनियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये तो 100% है बच्चे। लेकिन मुझे बताओ एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 होती है, ऑक्साइड की वैलेंसी 2-, यहां पे 2 यहां पे 3। बच्चे देखना हर एक फॉर्मूला कैसे आ गया, डायरेक्टली इक्वेशन लिखा नहीं, हम लोग इक्वेशन लिख के आपको समझा रहे हैं कि इक्वेशन कैसे बना, उसको बैलेंसिंग कैसे कर रहे हैं हम लोग। तो बेटा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या रहेगा, इट विल बी Al2O3, दिस इज द एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला रहा। अब बच्चे इक्वेशन तो बैलेंस करना पड़ेगा ना, इक्वेशन को बैलेंस करो। अच्छा तो यहां पे मैंने 2 से गुना कर दिया, ये हो गया 4 और ये हो गया 3 तो ऑलरेडी रखा था बच्चे। तो इस तरह से ये केमिकल इक्वेशन आपका बैलेंस्ड हो जाता है बच्चे। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन हमने चैप्टर नंबर 1 में कर चुके हैं। इंटेंसली ब्राइट व्हाइट लाइट फ्लेम, बेटा फ्लेम का कलर क्या होता है, याद रखना फ्लेम के कलर इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे। सोडियम गोल्डन येलो कलर का फ्लेम। अच्छा जल्दी से बताओ बच्चे, पोटेशियम लाइलैक पर्पल कलर का फ्लेम के साथ जलता है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। अब बारी आ जाती बच्चे आयन। क्या आयन को अगर आप लोग गर्म करोगे तो जलेगा क्या, आयन का एक स्क्रू लिया बच्चे, आयन का एक मेटल लिया और बेटा उसको आपने गर्म कर दिया तो क्या जलेगा क्या, नहीं जलेगा, समझे ना, क्योंकि इसका सरफेस एरिया कम है। लेकिन उसी का आयन का आपने स्टील वूल लिया, मतलब आयन के छोटे छोटे पीसेस लिया आप लोगों ने, छोटे छोटे पीसेस, और आयन को जलाओगे तो वो जलता है। रिमेंबर छोटे छोटे आयन के फीलिंग्स जलेंगे, लेकिन बड़ा कोई आयन का पीस जलेगा नहीं बच्चे, छोटे छोटे, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ा तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, जलेगा जरूर, और जलने के बाद बेटा आयन 3 ऑक्साइड, इसका नाम क्या होता है बच्चे, फेरिक ऑक्साइड हो जाता है, क्योंकि आयन की वैलेंसी यहां पे +3 रहेगी। इसी को दोस्तों मैं बोलता हूं आयन 3 ऑक्साइड। क्या बोल दिया बच्चे, आयन 3 ऑक्साइड बोल दिया, क्योंकि आयन की वैलेंसी +3 है। बेटा जरा इतना स्पार्कल्स यहां पे प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं, इस तरह से वो जल रहा है बच्चे। ये देखो स्प्रिंकल इन द फ्लेम ऑफ अ बर्नर, ये पूरे स्प्रिंकल हो रहे हैं बेटा, स्पार्कल्स निकल रहे हैं इसके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो आगे बढ़ लेते हैं। अब बेटा बारी आती कॉपर मेटल की। अब कॉपर मेटल कैसे रिएक्ट करेगा, अब बच्चे देखना, जब भी कॉपर मेटल को आप लोग मतलब फ्लेम के ऊपर रखते हो तो इट नेवर गेट बर्न, कॉपर नेवर गेट बर्न। लेकिन बेटा कॉपर के ऊपर जब भी आप उसको जला रहे हो तो कॉपर के ऊपर एक ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है, एंड दैट ब्लैक कलर की कोटिंग इज नथिंग बट योर कॉपर ऑक्साइड आपका फॉर्म हो रहा है बच्चे। लेकिन जरा देखना कॉपर डज नॉट बर्न, बट hot metal create a black color layer on the metal and that because of copper 2 oxide। समझे बच्चों, चलो जरा देखते हैं। कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर दिया, कॉपर 2 ऑक्साइड फॉर्म हो गया। कॉपर 2 की वैलेंसी +2 होती है और बेटा ऑक्साइड की वैलेंसी 2-। इस तरह से क्रिस क्रॉस करोगे तो कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। इक्वेशन को मैंने बैलेंस कर दिया, लेकिन इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा, इट इज नथिंग बट योर ब्लैक कलर का सब्सटेंस फॉर्म होता है कॉपर ऑक्साइड। बेटा घर में भी अगर किसी ने इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट देखा होगा, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट में कॉपर के वायर जलते हैं, जो कॉपर के वायर जलते हैं तो बेटा कौन सा कलर आ जाता है उस कॉपर के मेटल के ऊपर, तो ब्लैक कलर का कोटिंग आ जाता है। वो ब्लैक कलर का कोटिंग क्या होता है बच्चे, ब्लैक कलर का कोटिंग कॉपर ऑक्साइड होता है। लेकिन कॉपर डू नॉट गेट बर्न, याद रखना है, जैसे आयरन डू नॉट गेट, लेकिन बेटा आयरन के छोटे छोटे पीसेस विल गेट बर्न। जैसे सिमिलरली
कॉपर विल नॉट बर्न बच्चों एट ऑल, समझे ना। चलो आगे बढ़ लेते हैं इस तरह से। लेकिन इंपॉर्टेंट बात होती है, क्या सिल्वर और गोल्ड प्लैटिनम क्या वो बर्न करेंगे? कितना भी बच्चे उसको गर्म करो, एक तो मेल्ट होंगे लेकिन वो बर्न नहीं होंगे, मतलब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। दे डू नॉट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, समझ में आ गया। एट द हाई टेम्परेचर, कितना भी टेम्परेचर प्रोड्यूस करो बच्चों, टेम्परेचर ज्यादा किया तो वो मेल्ट होंगे लेकिन वो रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इन द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल गोल्ड एंड प्लैटिनम कहां पे प्लेस्ड है? गोल्ड एंड प्लैटिनम एकदम नीचे है, मतलब उनकी रिएक्टिविटी एकदम ही कम हो गई बच्चों। चलो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है? चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 हम लोगों ने लगातार इसके बारे में कोशिश की बच्चों बात करने की। एम्फो का मतलब होता है बोथ, समझे ना। एम्फो का मतलब होता है बोथ, मतलब ऐसे ऑक्साइड जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करेंगे और बेस के साथ भी रिएक्ट करेंगे। तो बेटा ऐसे ऑक्साइड्स को मैंने क्या बोला? एम्फोटेरिक ऑक्साइड, मतलब द ऑक्साइड विच हैज अ टेंडेंसी टू रिएक्ट, समझ में आ गया। टू रिएक्ट विथ व्हाट? रिएक्ट विथ एसिड, एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा एंड बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा, एसिड्स एंड बेस दोनों के साथ रिएक्ट करेगा। ऐसे केमिकल कंपाउंड, ऐसे ऑक्साइड को मैंने क्या बोल दिया बच्चे? ऐसे ऑक्साइड को मैंने बोल दिया एम्फोटेरिक। सर कौन से एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं? तो बच्चे याद रखना, जिंक एम्फोटेरिक होता है, लेड एम्फोटेरिक होता है, एल्यूमिनियम इज ऑल्सो एम्फोटेरिक इन नेचर। ये मेटल एम्फोटेरिक होते हैं, उनके ऑक्साइड और उनके हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो एम्फोटेरिक इन नेचर। इसका मतलब बच्चे जरा देखना, अगर मैंने बोला जिंक एम्फोटेरिक होता है तो जिंक ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक होता है और जिंक हाइड्रोक्साइड भी एम्फोटेरिक ही होता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे। अगर बच्चों मैंने पूछा लेड एम्फोटेरिक होता है तो लेड ऑक्साइड आल्सो एम्फोटेरिक इन नेचर एंड लेड हाइड्रोक्साइड इज आल्सो एम्फोटेरिक इन नेचर, मतलब जो मेटल है उनके ऑक्साइड और उनके हाइड्रोक्साइड्स क्या रहेंगे? एम्फोटेरिक इन नेचर रहेंगे। इसका मतलब बच्चे एल्यूमिनियम या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड ले लो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, या फिर बच्चे ले लो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज आल्सो एम्फोटेरिक इन नेचर, मतलब ऑल दिस हैव अ टेंडेंसी टू रिएक्ट विद एसिड्स एंड बेसिस, दोनों के साथ रिएक्ट करेंगे। अब चलो बच्चों इसी का एग्जांपल हम लोग लेते हैं। हमें प्रूव करना है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है बच्चे? एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा और बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा। तो बच्चे मैंने एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और बेटा यहां पे लिया NaOH। NaOH क्या होता है? तो स्ट्रॉन्ग अल्कली हो जाता है बच्चे, ये एसिड और बेस होता है, समझ में आ गया। चलो एसिड के साथ रिएक्ट करके सबको पता है बच्चे, कोई भी मेटल ऑक्साइड एसिड बेसिस में हम लोगों ने पढ़ा था बच्चे, मेटल ऑक्साइड अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है। एक बेस्ट एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहां पे सॉल्ट कौन सा बनेगा? एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है बच्चे +3, क्लोराइड की वैलेंसी होती है -1, यहां पे बनेगा AlCl3 प्लस गैस, गैस तो नहीं बेटा निकल रहा, वाटर यहां पे फॉर्म हो रहा है। अगर एल्यूमिनियम मेटल होता तो हाइड्रोजन गैस निकलता था, लेकिन यहां पे क्या हो गया बच्चे? एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की वजह से एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर, सॉल्ट एंड वाटर निकल जाता है। इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, एल्यूमिनियम 2 हो गए तो एल्यूमिनियम 2 हो गए, क्लोरीन हो गए 6 तो लगा दिए 6, रिमेंबर हाइड्रोजन 6 हो गए तो लगा दिए 3। इस तरह से केमिकल इक्वेशन कंप्लीटली बैलेंस्ड हो जाता है बच्चे। सॉल्ट मिल गया आप लोगों को, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड बन गया। अब बच्चों जरा देखना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है NaOH के साथ, ये रिएक्शन मार्क कर लेना बच्चे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है। इसमें कई बार सवाल पूछे गए बच्चे, जरा देखना यहां पे जो कंपाउंड फॉर्म होने वाला है वो होता है सोडियम एल्यूमिनेट नाम का, सोडियम एल्यूमिनेट। अच्छा, सोडियम की वैलेंसी क्या होती है बच्चे? +1 होती है। एल्यूमिनेट की वैलेंसी AlO2 1-, देखो ये एल्यूमिनेट का रेडिकल होता है, AlO2 1- होता है बच्चे, 1- होता है। तो इसकी वैलेंसी का क्रॉस करोगे तो आपको केमिकल कंपाउंड बन गया सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर बन गया बच्चे। लेकिन क्या इक्वेशन बैलेंस्ड है क्या? नहीं, इक्वेशन तो बैलेंस नहीं है। चलो इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। एल्यूमिनियम 2 है, एल्यूमिनियम 1 ही है, तो यहां पे 2 डाल दिए। सोडियम भी आपके कितने हो गए? 2 हो गए। हाइड्रोजन 2 हो गए, हाइड्रोजन 2 हो गए। इक्वेशन कंप्लीटली गेट बैलेंस। ये दोनों रिएक्शन इंडिकेट कर रहे हैं, क्या इंडिकेट कर रहे हैं बच्चे? ये दोनों रिएक्शन इंडिकेट कर रहे हैं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर बच्चे। ये जो केमिकल कंपाउंड मैंने नीचे लिखा है उसका नाम मैं यहां पे लिखना चाहता हूं बच्चे, इसका नाम होता है सोडियम एल्यूमिनेट। रिमेंबर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड, सोडियम एल्यूमिनेट आपका यहां पे फॉर्म हो गया बच्चे। चलो आगे बढ़ेंगे, आगे क्या लिखा है बच्चे? अरे नेक्स्ट वाला स्लाइड भी ये आपको प्रूफ करता है बच्चे। मैं यहां भी बताना चाहता हूं ये दोनों रिएक्शन हमारे चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में हो चुके हैं। तो बच्चे मैं देखना चाहता हूं ये दोनों रिएक्शन कैसे प्रूव करोगे आप लोग। तो ये दोनों रिएक्शन प्रूव कर रहे हैं कि जिंक ऑक्साइड इज ऑल्सो एम्फोटेरिक इन
नेचर, एम्फोटेरिक मतलब क्या, एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, बेस के साथ। चलो ये रिएक्शन आप लोग कंटिन्यू करो। आई थिंक आप लोगों ने क्लियर किया होगा बच्चों। यहां पे सॉल्ट कौन सा बनेगा, जिंक क्लोराइड बनेगा। अच्छा, जिंक की वैलेंसी क्या होती है बच्चे, जिंक की वैलेंसी +2 होती है, क्लोराइड की वैलेंसी 1- होती है। तो यहां पे फॉर्मूला कौन सा बना, जिंक क्लोराइड प्लस वाटर बना। समझ में आ गया, क्योंकि बेटा मेटल ऑक्साइड है, जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट एंड वाटर ही तो फॉर्म होगा। परफेक्ट एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सॉल्ट एंड वाटर बन गया बच्चे। चलो आगे बढ़ लेते हैं। नाउ यहां पे सोडियम की वैलेंसी क्या होती है बच्चे, 1+ होती है, और ये होता है आपका जिंकेट, सोडियम जिंकेट यहां पे बनने वाला है। इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1+। तो यहां पे जो केमिकल कंपाउंड जो आपको सॉल्ट मिल गया बच्चे, ये सोडियम जिंकेट होता है, प्लस यहां पे वाटर बनेगा। इसका मतलब बेटा ये सेम टू सेम रिएक्शन हमने कहां पे किया था पता है, हमने चैप्टर नंबर 1 में भी किया था और एसिड बेसिस में भी हम लोगों ने किया था। तो बच्चे याद रखना, जिंक ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम जिंकेट बनता है। लेकिन वही अगर जिंक मेटल होगा तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। सेम टू सेम, सॉल्ट तो सेम ही निकलेगा बच्चे, बस हाइड्रोजन गैस निकलेगा। चलो आगे बढ़ लेते हैं। इस तरह से बच्चे यहां पे कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। ऑक्सीजन के साथ हमारा रिएक्शन खत्म हो गया। अच्छा, ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक आर, अरे एल्यूमिनियम एंड जिंक, अरे एल्यूमिनियम एंड जिंक के ऑक्साइड क्या रहेंगे, एम्फोटेरिक तो रहेंगे बच्चे। एम्फोटेरिक, जिंक लेड एल्यूमिनियम क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं बेटा, कोई बेसिक नहीं रहेंगे, बेसिक नहीं रहेंगे तो वो रहेंगे आपके एम्फोटेरिक रहेंगे, उनको छोड़ के सभी बेसिक होते हैं, समझे ना। चलो आगे बढ़ लेते हैं। आगे आपने हेडिंग देना बच्चे, एकदम इंपॉर्टेंट हेडिंग देना है। अब ऑक्सीजन के साथ हमारा पूरा संबंध खत्म हो गया, ऑक्सीजन के साथ पूरी रिएक्शन खत्म हो गई, लेकिन क्या वही मेटल अब पानी के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे बच्चे, तो आज इसी के बारे में हम लोग चर्चा अभी करने वाले हैं। पानी के साथ रिएक्शन होता है क्या सर, 100% होता है पानी के साथ रिएक्शन। तो मेटल्स रिएक्ट विद द वाटर। बच्चे मुझे पहले बताओ वाटर क्या होता है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O होता है। मतलब ये केमिकल कंपाउंड कौन सा है, ये केमिकल कंपाउंड हाइड्रोजन का है बच्चे, देखना है यहां पे, ये हाइड्रोजन का केमिकल कंपाउंड होता है। सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बच्चे हम लोगों ने देखा था, और क्या देखा था बताया क्या, ऊपर वाले एलिमेंट क्या करते हैं, नीचे वालों को डिस्प्लेस करते हैं, ऊपर वाले एलिमेंट नीचे वालों को डिस्प्लेस करेंगे। इसका मतलब बच्चे अगर मुझे पानी से हाइड्रोजन खींच के बाहर निकालना है, पानी से हाइड्रोजन खींच के बाहर निकालना है, तो कौन से मेटल लगेंगे, ऊपर वाले की नीचे वाले, आप ही बताना बच्चे। रिमेंबर हमें ना हाइड्रोजन को हटाना है, हाइड्रोजन को हटाना है तो कौन से मेटल लगने वाले बच्चे, ऊपर वाले मेटल। ऊपर वाले मतलब हाइड्रोजन के सभी मेटल, हाइड्रोजन के ऊपर के सभी मेटल क्या करने वाले, वो रिएक्ट करने वाले। किसके साथ रिएक्ट करेंगे बेटा, वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, और हाइड्रोजन को क्या करने वाले, डिस्प्लेस करेंगे। क्या कॉपर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, नहीं करेगा। क्या सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम रिएक्ट करेंगे, तो नहीं करेंगे बच्चे, लेकिन हाइड्रोजन के सभी ऊपर के मेटल रिएक्ट करना। इसके लिए बच्चे मेरे पास एक शॉर्टकट टेक्निक है, शॉर्टकट टेक्निक है देखना। क्या समान तरीके से सभी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे क्या, तो नहीं बच्चे। रिमेंबर यहां पे सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, रिमेंबर दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग बच्चे। अब मैं आपको एक चीट कोड दे रहा हूं, वो चीट कोड अच्छी तरह से याद रखना है, इसको दिमाग में अपने छाप लेना है। कैसे पता है, पहले 3 मेटल आर गोइंग टू रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर। रिमेंबर दिस, पहले 3 मेटल किसके साथ रिएक्ट कर रहे बेटा, गर्म पानी के साथ रिएक्ट कर, सॉरी ठंडे पानी के साथ, कोल्ड वाटर रूम टेम्परेचर पानी के साथ रिएक्ट कर रहे। लेकिन बच्चे मैग्नीशियम इज गोइंग टू रिएक्ट विद व्हाट, मैग्नीशियम इज गोइंग टू रिएक्ट विद द हॉट वाटर या फिर बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। बाकी सभी मेटल किसके साथ रिएक्ट करेंगे बेटा, बाकी सभी मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे, स्टीम। समझ में आ गया, मतलब बच्चे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट करने वाले। क्या नीचे वाले एलिमेंट वाटर के साथ रिएक्ट करने वाले हैं, तो नो रिएक्शन, यहां पे कोई रिएक्शन होने वाला नहीं। दिस इज अ चीट कोड आई एम गोइंग टू गिव यू दोस्तों, दिस इज अ चीट कोड। अच्छा याद रखना, इंपॉर्टेंट क्या होता है, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी क्या होती है, OH1- होती है, ऑक्साइड की वैलेंसी क्या रहेगी बेटा, 2- रहेगी। आप लोगों ने ये चीजों को नोट डाउन किया होगा बच्चों, देखना पहले जो मेटल्स होते हैं, रिमेंबर कोल्ड या हॉट वाटर के साथ ये जो मेटल्स होते हैं, मैग्नीशियम के मेटल, मैग्नीशियम तक के मेटल, जब ये देखो पहले 3 मेटल कोल्ड वाटर के साथ और बाद में मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ, ये जब मेटल पानी के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो क्या फॉर्म करते हैं, रिस्पेक्टिव मेटल हाइड्रोक्साइड। और कौन सा गैस फॉर्म करते हैं बेटा, हाइड्रोजन गैस को फॉर्म करते हैं। मतलब रिस्पेक्टिव मेटल हाइड्रोक्साइड मतलब क्या, सोडियम ने पोटेशियम ने पानी के साथ रिएक्ट करते हैं बेटा, यहाँ पे पानी के साथ रिएक्ट कर दिया, पोटेशियम ने पानी के साथ रिएक्ट कर दिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। सोडियम ने पानी के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड ने, कैल्शियम ने पानी के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और मैग्नीशियम ने हॉट वाटर के साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन के खत्म हो गया बच्चे। इतना इंपॉर्टेंट होता है। नाउ लेट्स सी,
अब ये नीचे वाले मेटल क्या करेंगे, वो भी पानी के साथ रिएक्ट करेंगे बेटा, वो स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे, स्टीम के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या फॉर्म करते हैं, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। लेकिन दोस्तों याद रखना, यहां पे क्या फॉर्म हो रहा है, मेटल ऑक्साइड, यहां पे क्या फॉर्म हो रहा है, मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा है। समझ में आ गया दोस्तों, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये नीचे वाले तो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, इतना सिंपल होता है बच्चे, इतना सिंपल। चलो बच्चों, एक एक मेटल को हम लोग आजमाते हैं, एक एक मेटल। दिस इज द, ये आपका की वर्ड हो गया बच्चा, ये आपका शॉर्टकट टेक्निक हो जाता है। इससे अब आपको बस आगे फॉर्मेलिटी को कंप्लीट करना है। कैसे फॉर्मेलिटी को कंप्लीट करना है, सोडियम मेटल लिया, भयानक है, पानी में डाल दिया, देखो कौन सा फ्लेम निकल रहा है बच्चे, गोल्डन येलो कलर का फ्लेम, जो हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया था वही गोल्डन येलो। इसका मतलब बेटा सोडियम हमेशा जलेगा, या सोडियम को पानी में डालोगे तो गोल्डन येलो फ्लेम का ही निकलता है बच्चे। सोडियम को पानी में डाल दिया बच्चे, अगर तुम्हें रिएक्शन याद नहीं तो ये इतना चीज याद रखना, क्या बोला था सर ने, सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होने वाला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा। तो बच्चे सोडियम की वैलेंसी +1 होती है, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1-, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, गैस कौन सा निकल गया बच्चे, हाइड्रोजन गैस। क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बच्चे, 101%, ये सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सोडियम क्या कर रहा है बच्चे, सोडियम हाइड्रोजन को यहां पे डिस्प्लेस कर रहा है फ्रॉम द वाटर। इक्वेशन को क्या करना है बच्चे, इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है। गैस कौन सा निकला, हाइड्रोजन गैस। अरे जैसे पता चला हाइड्रोजन गैस निकला है, इट बर्न्स विद द पॉप साउंड, समझा ना, इट बर्न्स विद द पॉप साउंड। दोस्तों जरा देखना ये रिएक्शन कैसे रहेगी, वेरी वॉयलेंट, वेरी एक्सोथर्मिक। बेटा जितनी हीट यहां पे निकल रही है, जैसे सोडियम मेटल यहां पे डाला, यहां पे क्या हो रहा है, हीट निकल रही है। एंड बेटा कौन सा गैस निकल रहा है, हाईली कंबस्टिबल गैस निकल रहा है, कौन सा, तो हाइड्रोजन। वो हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, इट कैचेस द हीट और वहां पे ब्लास्ट होने वाला है बच्चे, यहां पे फ्लेम निकलेगी, छोटा सा ब्लास्ट होता है और भयानक सा रिएक्शन हो जाता है बच्चे। चलो सोडियम ने क्या फॉर्म कर दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सबको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग अल्कली होता है, कॉस्टिक सोडा हो जाता है बच्चे। चलो आगे बढ़ लेते हैं। अब बच्चे मैंने पूछा पोटेशियम के साथ रिएक्शन क्या रहेगा। अरे बच्चों जैसे सोडियम ने सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म किया, तो पोटेशियम क्या फॉर्म करेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को फॉर्म करेगा। अब पोटेशियम की वैलेंसी +1, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1-, यहां पे क्या बनेगा बच्चे, हाइड्रोजन गैस। इक्वेशन को क्या करना है, आपने बैलेंस करना है। ये भी रिएक्शन कैसे रहेगी बच्चे, वॉयलेंट रिएक्शन रहेगी। पोटेशियम तो भयानक मेटल होता है, पोटेशियम एकदम, कलर ऑफ फ्लेम क्या रहेगा बच्चे, कलर ऑफ फ्लेम रहेगा लाइलैक या फिर पर्पल कलर का फ्लेम यहां पे रहेगा। सोडियम का फ्लेम गोल्डन येलो कलर का, और यहां पे क्या रहेगा, तो लाइलैक कलर का फ्लेम रहेगा। भयानक रिएक्शन, सोडियम पोटेशियम आग लगा देंगे बच्चे, आग लगा देंगे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ लेते। लेकिन कैल्शियम, कैल्शियम की बात अलग है। कैल्शियम इज गोइंग टू रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर, लेकिन रिएक्शन कैसा रहेगा बच्चे, याद रखना, रिएक्शन एकदम स्मूथ होने वाला है, रिएक्शन एकदम स्लो होने वाला है। रिएक्शन कोई वॉयलेंट रिएक्शन नहीं रहेगा, एकदम धीरे धीरे से रिएक्शन चलता रहेगा। जैसे पीस ऑफ कैल्शियम मेटल आप लोगों ने डाला, कोई आग वगैरह नहीं निकलने वाली बच्चे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, जरा देखना बच्चे। पोटेशियम कैल्शियम मेटल को यहां पे डाला, कैल्शियम मेटल सिंक हो गया, नीचे चला गया, क्योंकि कैल्शियम की डेंसिटी ज्यादा होती है। जब सोडियम पोटेशियम की डेंसिटी कम होती है बेटा, तो वो पानी के ऊपर से घर 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 चक्कर मारता रहेगा और वहीं पे ब्लास्ट करेगा। लेकिन कैल्शियम की डेंसिटी ज्यादा होती है, तो कैल्शियम नीचे चला गया। यहां पे बबल आप देख सकते हो, ये छोटे छोटे बबल्स किसके बबल्स होते हैं, तो बेटा हाइड्रोजन के बबल्स होते हैं, हाइड्रोजन के बबल्स होते हैं। यहां पे बबल निकलना शुरू हो गया, सॉल्यूशन क्या हो गया, टर्बिड हो गया। टर्बिड मतलब व्हाइटिश कलर का हो गया। क्यों हो गया बच्चे, क्योंकि जरा देखना, मैंने पूछा व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, तो बेटा कैल्शियम इज आल्सो गोइंग टू रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर। क्या फॉर्म करने वाला है, रिस्पेक्टिव मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा। रिस्पेक्टिव मेटल हाइड्रोक्साइड मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। अच्छा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला नहीं आता बच्चे को, कहीं नहीं बच्चों को फॉर्मूला नहीं आता, तो इट विल बी Ca2 + OH1-, यहां पे 2 यहां पे 1, तो फाइनल फॉर्मूला क्या बना बच्चे, Ca(OH) ट्वाइस, और हाइड्रोजन गैस यहां से निकल गया। रिएक्शन कैसा रहा बच्चे, रिएक्शन एकदम स्मूथ रिएक्शन रहा। बस इक्वेशन को आपने क्या करना है, इक्वेशन को बैलेंस करना है आप लोगों ने। अब बच्चे यहां पे एक सवाल पूछा जाता है कि पहले तो कैल्शियम मेटल क्या गया पता है, कैल्शियम मेटल से नीचे गया, ठीक है ना, नीचे गया और वहां पे हाइड्रोजन गैस जनरेट हुआ, और ये कैल्शियम मेटल फिर से ऊपर आया, फिर से नीचे गया, फिर से ऊपर आ गया। ये अप एंड डाउन ऑफ कैल्शियम मेटल इज कंटिन्यूअसली हैपनिंग। मैंने पूछा ऐसा क्यों हो रहा है, आंसर बहुत सिंपल है बच्चे। क्यों, क्योंकि कैल्शियम मेटल जब नीचे गया तो उस कैल्शियम मेटल से यहां पे गैस कौन सा निकला, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस बेटा उसके सरफेस के ऊपर जाके चिपक गया। अब बेटा हाइड्रोजन गैस तो हल्का फुल्का होता है, हाइड्रोजन गैस ने क्या कर दिया, उस मेटल को ऊपर लेके गया। उस मेटल को जब भी ऊपर लेके गया तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस के बबल्स निकल गए और वो कैल्शियम मेटल फिर से नीचे चला गया। यहाँ पे जो सोल्यूशन बना वो सोल्यूशन कौन से कलर का रहेगा, व्हाइट टर्बिड बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो गया यहाँ पे।
तो रिएक्शन कैसा रहेगा, स्लोअर रहेगा, रिएक्शन कैसा रहेगा, स्मूथ रहेगा। कोई यहाँ पे फ्लेम जनरेट होने वाला है बच्चे ना, कोई फ्लेम यहाँ पे जनरेट नहीं होगा। चलो आगे बढ़ लेते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन, मैग्नीशियम रिएक्ट स्लोली विद द कोल्ड वाटर बट फास्टर विद द हॉट वाटर और विद द स्टीम। और वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है बच्चे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बच्चे अभी तो लिखा था, रिमेंबर सोडियम पोटेशियम भी हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम भी क्या फॉर्म करते हैं, हाइड्रोक्साइड। बस पहले तीन मेटल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे और कैल्शियम मैग्नीशियम कैसे हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। और बेटा मैग्नीशियम का क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बेटा क्योंकि कैल्शियम मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 है तो यहां पे CaOH ट्वाइस, MgOH ट्वाइस, इस तरह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एसिडिटी को दूर करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं बच्चे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो आगे बढ़ लेते हैं। हर एक मेटल को डिस्कस कर दिया, लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट बात यहां पे बच्चे मार खा जाते हैं। अच्छा, मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक डू नॉट रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर और हॉट वाटर बट दे रिएक्ट विद द स्टीम। वो स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे और फॉर्म रिस्पेक्टिव मेटल ऑक्साइड। और बच्चे यहीं पे तो लिखा था, जरा देखना, ये भी क्या फॉर्म करेंगे बेटा, पहले 4 मेटल हाइड्रोक्साइड को फॉर्म कर रहे हैं। मेरी बात दिमाग में डाल देना, पहले 4 मेटल क्या फॉर्म कर रहे हैं, हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर रहे हैं। ओनली द थिंग इज दैट कि सोडियम पोटेशियम कैल्शियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, मैग्नीशियम गर्म पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है, बाकी के सभी मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं बेटा। और स्टीम के रिएक्शन करने के बाद वो रिस्पेक्टिव ऑक्साइड को फॉर्म कर रहे हैं। अब ऑक्साइड क्या होता है दोस्तों, ऑक्साइड की वैलेंसी तो सबको पता है, ऑक्साइड की वैलेंसी तो 2- होती है, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी OH- रही। इसका मतलब बेटा जब एल्यूमिनियम हो गया स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा, जिंक के साथ जिंक ऑक्साइड बनेगा। समझ में आ गया। तो बच्चे मैंने पूछा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो बच्चे एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, Al3+O2- O2- 3+ क्रिस क्रॉस करो, यहां पे आपका फॉर्मूला बन के तैयार, Al2O3+ कौन सा गैस निकल गया बच्चे, तो हाइड्रोजन गैस। ये भी एक सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का बेहतरीन एग्जांपल है, जहां पे एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, लेकिन क्या फॉर्म हो रहा है बच्चे, ऑक्साइड उसका फॉर्म हो रहा है। इक्वेशन को बैलेंस करना है क्या, 100% करना है। तो बेटा देखना, यहाँ पे ऑक्सीजन आयन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया बैलेंस, हाइड्रोजन आपके 6 हो गए, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन हो गया। इस तरह से केमिकल इक्वेशन क्या हो गया बच्चे, बैलेंस्ड हो गया। कितना आसान चल रहा है ना कंसेप्ट, समझ में आ गया बच्चों। अब बच्चों मैंने पूछा जिंक के साथ रिएक्शन, फिर से स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है बच्चों, ये देखो वेरी क्लियरली यहाँ पे मैंने यहाँ पे मेंशन किया। फिर से स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑक्साइड फॉर्म करेगा, जिंक ऑक्साइड। और जिंक ऑक्साइड का तो फॉर्मूला सबको आता है बच्चे, यहाँ पे बनने वाला है जिंक ऑक्साइड प्लस गैस कौन सा निकलेगा, तो हाइड्रोजन। ये भी बेहतरीन एग्जांपल होता है कौन सा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ये सभी एग्जांपल में बच्चे मेटल ने क्या कर दिया, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। सभी जगह पे हाइड्रोजन गैस यहाँ पे फॉर्म हो चुका है। ओनली द थिंग इज दैट कहीं पे हाइड्रोक्साइड बन गया और कहीं पे क्या हो गया, ऑक्साइड यहां पे बन गया। ठीक है ना बच्चों। लेकिन ये इंपॉर्टेंट सवाल, ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बच्चे, इसके ना पूछो मत। कई बच्चे कंफ्यूज्ड हो गए, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इसका क्या नाम होता है। आयन जब पानी के साथ रिएक्ट करेगा, लेकिन कैसे, किसके साथ रिएक्ट करेगा, स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा बेटा, स्टीम के साथ। समझे ना, ना गर्म पानी के साथ ना ठंडे पानी के साथ, तो बच्चे वो स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा। अब स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करने वाला है, आयन ऑक्साइड फॉर्म करेगा। सर लेकिन आयन ऑक्साइड बेटा देखना, आयन की वैलेंसी तो 2+ भी होती है, 2+ भी होती है, और आयन की वैलेंसी तो बेटा 3+ भी होती है। तो बेटा आयन 2 ऑक्साइड लेना है कि आयन 3 ऑक्साइड लेना है, इसी समस्या में बच्चे हमेशा रहते हैं। इमेजिन कर लो, अगर आयन 2 ऑक्साइड लिया बच्चे तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, FeO हो जाता है। अगर बच्चे आपने आयन 3 ऑक्साइड लिया तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, Fe2O3 हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड बन गया, फेरस ऑक्साइड बन गया। समस्या है, फेरिक ऑक्साइड बन रहा है कि फेरस ऑक्साइड बन रहा है बच्चे, ये ना ये बनेगा, ये ना ये बनेगा, इसका कॉम्बाइन बनेगा। इसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड बनते हैं बच्चे, मिक्स्ड ऑक्साइड। और मिक्स्ड ऑक्साइड कैसे है, इन दोनों का एडिशन कर दो, इन दोनों का एडिशन करो तो ये क्या बना, Fe3। जरा देखना बच्चे, Fe3 ऑक्सीजन कितने बन गए, 4 बन गए, Fe3O4 बन जाता है बच्चे। और यहाँ पे गैस कौन सा निकलता है, हाइड्रोजन गैस। आपके टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट लिख दिया। रिमेंबर ये केमिकल कंपाउंड कैसे आ गया, किसी को पता ही नहीं है, बस रट रहे। समझ में आ गया। इसको क्या बोला बच्चे, मिक्स्ड ऑक्साइड बोल दिया। मिक्स्ड ऑक्साइड होता है आयन 3। बेटा देखो ट्राई आयन, इसका नाम क्या रहा, ट्राई आयन। 3 आयन है, ट्राई आयन
टेट्रा ऑक्साइड, रिमेंबर ट्राई आयन टेट्रा ऑक्साइड हो जाता है बच्चे इस केमिकल कंपाउंड का नाम। इसीलिए ये केमिकल रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखता है। लेकिन क्या इक्वेशन बैलेंस है क्या बच्चे? चलो तो आप लोग इक्वेशन बैलेंस करो, तो देखता हूं मैं इक्वेशन बैलेंस आता है कि नहीं आपको करना। चलो मैं यहाँ पे करता हूं। ये 3 हो गए, ऑक्सीजन हो गए 4, यहाँ पे ऑक्सीजन हो गए 4, हाइड्रोजन हो गए 8, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गए 8। इस तरह से ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। लेकिन बच्चे यहाँ पे जो ऑक्साइड बना, दिस रिएक्शन हैज गॉट लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस बच्चों। Fe3O4 बन रहा है, ट्राई आयन टेट्रा ऑक्साइड। ये एक मिक्स्ड ऑक्साइड होता है बच्चे, मिक्स्ड ऑक्साइड, ठीक है ना। ऑक्साइड के अलग अलग प्रकार होते हैं। चलो आगे बढ़ लेते हैं। नाउ मेटल सच एज लेड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, डू नॉट रिएक्ट विद द वाटर एट ऑल। ना गर्म पानी के साथ रिएक्ट करेंगे, ना ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करेंगे, ना स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे बच्चे। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिलो हाइड्रोजन के मेटल्स, इवन बेटा अबव हाइड्रोजन लेड होता है, लेड इज आल्सो डू नॉट रिएक्ट विद द वाटर। तो बच्चे ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, आप लोगों ने पक्का याद रखना है। डू नॉट फॉरगेट बेटा, डोंट फॉरगेट। कौन से मेटल डू नॉट रिएक्ट? तो गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, कॉपर हो गया, मर्क्यूरी, सिल्वर, ये सभी मेटल्स है ना, डू नॉट रिएक्ट। नाउ द नेक्स्ट वन, compare in the tabular form to the reactivity of following metals with the cold and hot water। तो सोडियम किसके साथ रिएक्ट करेगा बच्चे? सोडियम तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। अच्छा, कैल्शियम भी किसके साथ रिएक्ट करेगा? कोल्ड वाटर के साथ। मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट करेगा बेटा? तो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। और रिएक्शन तो सभी को पता है। और ये सभी मेटल क्या फॉर्म करेंगे बच्चे? हाइड्रोक्साइड। सोडियम फॉर्म करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम फॉर्म करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। गैस कौन सा निकल रहा है? गैस निकल रहा है बच्चे हाइड्रोजन गैस। 2020 का सवाल था ये। चलो आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ेंगे बच्चे। अब इंपॉर्टेंट सवाल आता है, ये तो हमने एसिड बेसिस में भी कर चुके हैं बच्चे, ये तो हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन में भी कर चुके हैं। कौन सा? मेटल रिएक्ट विद द एसिड, मेटल रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड, और मेटल, अरे वो कौन से मेटल होते हैं जो रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ? तो बच्चे याद रखना, जब भी मेटल रिएक्ट विद द एसिड, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट प्लस गैस कौन सा निकलता है? हाइड्रोजन गैस निकलता है। और जैसे हाइड्रोजन गैस निकल जाता है बच्चे, बस इतना याद रखना, जैसे सबको पता है हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद द पॉप साउंड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ये दिमाग में आपके चलना चाहिए बच्चे। तो हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद द पॉप साउंड। जरा इतना, यहां पे बर्निंग स्प्लिंटर आपने फ्लेम लाई है, यहां पे हाइड्रोजन गैस निकला से थोड़ा सा ब्लास्ट वहां पे हो गया, पॉप साउंड वहां पे जनरेट हो जाता है। एक्सक्लूसिव टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना बच्चे। अच्छा, और ये रिएक्शन कैसे रहेंगे? जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो रिएक्शन कौन से होते हैं बेटा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाते हैं। चलो क्यों ना इसके बारे में बात किया जाए। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं। अच्छा, मेटल के साथ कौन से, मतलब एसिड के साथ कौन से मेटल रिएक्ट करेंगे? ऑब्वियसली एसिड किसका कौन सा कंपाउंड होता है बच्चे? एक तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो सकता है, एक तो वो सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड कौन से केमिकल कंपाउंड होते हैं? तो बच्चे हाइड्रोजन के केमिकल कंपाउंड होते हैं। अब हाइड्रोजन के केमिकल कंपाउंड है तो मेटल आपको कौन से लेने पड़ेंगे? तो मेटल आपको लेने पड़ेंगे बच्चे अबव हाइड्रोजन के। अबव हाइड्रोजन के सारे मेटल क्या करेंगे? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करनेंगे, और डिस्प्लेस करने के बाद बेटा सॉल्ट, बेटा अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो मेटल क्लोराइड बनेगा, अगर तुम्हारा सल्फ्यूरिक एसिड तो मेटल सल्फेट बनेगा। रिमेंबर, बस इतना याद रखना, क्लोराइड की वैलेंसी 1- होती है और सल्फेट की वैलेंसी क्या रहेगी? 2- रहेगी। 2 हाइड्रोजन को हटाओ, 1 हाइड्रोजन को हटाओ। इस तरह से आपके रेडिकल पता चलते हैं, इस तरह से आपके अनायन पता चलते हैं। और एक बार कटायन अनायन बन गया बच्चे तो सॉल्ट का फॉर्मूला आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा। तो चलो क्यों ना इस कंसेप्ट को हम लोग आगे बढ़ाएंगे बच्चे। यहां पे सभी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन है, सभी हाइड्रोक्लोरिक, और ये सभी मेटल्स है ना बच्चे, सभी मेटल्स है ना हाइड्रोजन के ऊपर के मेटल से, हाइड्रोजन के ऊपर, तो ऑब्वियसली वो रिएक्शन तो होने वाला है। क्या कॉपर मेटल रिएक्ट करेगा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ? नहीं रिएक्ट करेगा। गोल्ड प्लैटिनम नहीं रिएक्ट करेंगे। तो बच्चे यहाँ पे बस इतना रखना, ये सभी डाइल्यूट है, यहाँ पे भी डाइल्यूट लिख दिया, डाइल्यूट है, यहाँ पे डाइल्यूट है, ठीक है ना, ओके, पानी के साथ। अब बच्चे जरा देखना, मैंने पूछा हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्लोराइड की वैलेंसी क्या होती है? 1- होती है। मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या रही बच्चे? मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 रही। यहाँ पे मैंने पूछा व्हाट इज द फॉर्मूला इज गेटिंग जनरेटेड? मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस गैस कौन सा निकला? तो हाइड्रोजन। कौन सा एग्जांपल हो गया? कौन सा एग्जाम्पल? सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और सिंपल डिस्प्लेसमेंट तो रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं, ये सभी रेडॉक्स रिएक्शन है, समझे? अच्छा, जिंक है बेटा, जिंक की भी वैलेंसी क्या होने वाली है? जिंक की भी वैलेंसी +2 होने वाली है। अब +2 वैलेंसी रही तो यहाँ पे बनेगा जिंक क्लोराइड प्लस गैस कौन सा निकला? वंस अगेन गैस तो निकला हाइड्रोजन। इक्वेशन को बैलेंस किया क्या रे? इक्वेशन को बैलेंस करना है। एल्यूमिनियम, अरे देखना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर उससे निकाल दो, प्योर एल्यूमिनियम लेना, और प्योर एल्यूमिनियम रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3
होती है बच्चे, तो फॉर्मूला क्या बनने वाला है, तो फॉर्मूला यहां पे बनेगा AlCl3। गैस कौन सा निकला बच्चे, वो तो वंस अगेन हाइड्रोजन निकल गया। अच्छा, इक्वेशन को मैंने यहां पे बैलेंस कर दिया। इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं ये सभी को आता है बच्चे, यहां पे ज्यादा बात तो हम लोग नहीं करने वाले। तो बच्चे जरा ना, ये सभी के सभी सॉल्ट कौन से बन रहे, क्लोराइड के सॉल्ट बन रहे। मैंने पूछा क्लोराइड के सॉल्ट क्यों बन रहे, क्योंकि आपका एसिड कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो बेटा क्लोराइड का सॉल्ट तो बनने ही वाला है। अच्छा, आयन की वैलेंसी +2 लेना है बच्चे, आयन की वैलेंसी +2, FeCl2 प्लस क्या बन गया, हाइड्रोजन। अच्छा, कॉमन गैस कौन सा निकला, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस, ये सभी रिएक्शन कैसे रहेंगे, एक्सोथर्मिक रहेंगे। मैंने पूछा इन सभी रिएक्शन में ज्यादा एक्सोथर्मिक, ज्यादा फास्ट वाला रिएक्शन कौन सा रहेगा, तो बेटा ज्यादा फास्ट वाला, वेरी रिएक्टिव कौन रहेगा, तो मैग्नीशियम रहेगा। बेटा ऊपर होता है ना रिएक्टिविटी सीरीज में, तो फटाफट फटाफट इसके साथ डिसॉल्व करेगा, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, फटाफट ज्यादा अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस निकलेगा। एक्सोथर्मिक है, सभी रिएक्शन एक्सोथर्मिक, लेकिन ज्यादा एक्सोथर्मिक कौन रहेगा, तो मैग्नीशियम का ज्यादा एक्सोथर्मिक, ज्यादा बबल्स यहां पे दिखाई दे रहे बच्चे। इस तरह से एग्जामिनर माइट आस्क यू अरेंज द एलिमेंट इन एज पर द इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ज्यादा रिएक्टिव कौन है, कम बबल्स कहां से निकल रहे, तो बेटा कम बबल्स किसमें से निकलेंगे, तो आयन से निकलेंगे, ठीक है ना। और ज्यादा बबल्स कहां से निकलेंगे, तो मैग्नीशियम से निकलेंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। चलो आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट वन। अब बेटा अब भी जरा देखना, अब मैंने लास्ट टाइम क्या लिया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया था। बेटा ये रिएक्शन मैं आपके प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, देखना सल्फेट के साथ। सल्फ्यूरिक एसिड में क्या होता है दोस्तों, सल्फ्यूरिक एसिड में होता है सल्फेट होता है। बेटा दो हाइड्रोजन को हटा दे तो सल्फेट आपका बन गया। मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है बच्चे, मैग्नीशियम की वैलेंसी हो जाती है +2। अच्छा +2 है, यहां पे -2 है, तो सॉल्ट कौन सा बनेगा, मैग्नीशियम सल्फेट। गैस कौन सा निकला, तो हाइड्रोजन। क्या इक्वेशन बैलेंस्ड है क्या, रे इक्वेशन तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है बच्चे, उसको बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन गैस यहां से निकल गया, ठीक है ना बच्चे। चलो जिंक है, अच्छा जिंक की वैलेंसी भी +2 होती है, जैसे जिंक मैग्नीशियम की होती है, तो यहां पे भी क्या बना बच्चे, जिंक सल्फेट बन गया। गैस कौन सा निकल गया, तो हाइड्रोजन गैस, बहुत ही प्यारा सा। चलो बच्चे हाइड्रोजन गैस निकल गया तो बर्न्स विद द पॉप साउंड। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बर्न्स विद द पॉप साउंड, पेल ब्लू कलर का फ्लेम होता है हाइड्रोजन गैस का। अब बच्चे मैंने पूछा एल्यूमिनियम, अरे कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं चाहिए। एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है बच्चे, एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 होती है, यहाँ पे 3 यहाँ पे 2, तो 2 एल्यूमिनियम सल्फेट हो गए 3। अच्छा 2 एल्यूमिनियम और सल्फेट कितने हो गए, तो सल्फेट आपके हो जाते हैं 3, और इस तरह से गैस कौन सा निकला, तो हाइड्रोजन गैस निकला। अब बच्चों मुझे बताओ इक्वेशन बैलेंस करना है कि नहीं, इधर ना सल्फेट 3 आ गए, तो बच्चों मैंने यहाँ पे सल्फेट 3 लिखा, यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 लिखा, यहाँ पे हाइड्रोजन 6 हो गए, यहाँ पे 3 लिख दिया, हो गया केमिकल इक्वेशन बैलेंस। कितना आसान है, जिंदगी आसान होगी, ठीक है ना। अब बच्चे मुझे बता, आयन रिएक्ट विद द सल्फ्यूरिक एसिड, आयन की वैलेंसी +2 लेनी बेटा। FeSO4 प्लस गैस कौन सा निकला, तो हाइड्रोजन। इक्वेशन तो ऑलरेडी बैलेंस था बेटा। इस प्रकार से हमने कई सारे इक्वेशन की प्रैक्टिस की है। आई डोंट थिंक कि कई बच्चों को लगता है ना केमिकल इक्वेशन बहुत डिफिकल्ट होते हैं, कैसे रट्टा मारे, रट्टा कोई मारने की जरूरत पड़ी क्या, नहीं ना, कुछ नहीं। चलो आगे बढ़ लेते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन आता है, देखो बच्चों अब इंपॉर्टेंट है, मैंने ना 4-5 रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ लिए, बाद में रिएक्शन किसके साथ लिए, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, लेकिन सर ये ना इंसाफी क्यों हो गई नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड भी तो एसिड होता है ना, तो नाइट्रिक एसिड आपने क्यों नहीं लिया सर, और यही सवाल है, व्हाई डिड यू नो नाइट्रिक एसिड इज नॉट यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। अरे जरा इतना, पिछले सारे रिएक्शन में गैस कौन सा निकला था, गैस निकला था बच्चे हाइड्रोजन गैस, लेकिन सवाल ये है कि नाइट्रिक एसिड क्यों नहीं लिया सर आपने, नाइट्रिक एसिड के साथ इतनी नाइंसाफी क्यों हो गई, क्योंकि नाइट्रिक एसिड क्या होता है दोस्तों, नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है दोस्तों, जरा इतना क्या लिख दिया बच्चों मैंने, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और बेटा चैप्टर नंबर 1 में तो हम लोगों ने पढ़ा था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरे को करेंगे ऑक्सीडाइज, लेकिन खुद होंगे रिड्यूस्ड। अच्छा किसको ऑक्सीडाइज करेंगे, बेटा जो हाइड्रोजन गैस निकला है ना, नाइट्रिक एसिड क्या करता है, जो हाइड्रोजन गैस निकला है ना उसको ही क्या कर लेता है, ऑक्सीडाइज कर लेता है। किसमें कन्वर्ट कर देता है बेटा, पानी में कन्वर्ट कर दिया। तो बेटा यू टेल मी, मुझे चाहिए था हाइड्रोजन लेकिन मुझे मिला वाटर, और बलता ही गैस निकल गया। बलता मतलब NO गैस, NO2 गैस, N2O गैस, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन निकल गए। तो बेटा यू टेल मी, मुझे बनाना था हाइड्रोजन गैस लेकिन मैं नहीं बना पा रहा हूं, क्योंकि बेटा नाइट्रिक एसिड ने क्या कर दिया, नाइट्रिक एसिड ने हाइड्रोजन को क्या कर दिया बच्चे, हाइड्रोजन को उसने कर दिया ऑक्सीडाइज कर दिया। ऑक्सीडाइज किसमें कर दिया, पानी में कर दिया, क्योंकि वो खुद क्या होता है, खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और खुद रिड्यूस्ड हो गया। समझ में आ गया, दूसरे को कर दिया ऑक्सीडाइज लेकिन खुद हो गया रिड्यूस। किसको कर दिया ऑक्सीडाइज, हाइड्रोजन को कर दिया ऑक्सीडाइज। तो इसलिए तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। ये कुछ रिएक्शन है लेकिन ये रिएक्शन आपको करने की जरूरत नहीं, ये रिएक्शन बस इंडिकेट कर रहे
कि हाउ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड क्या होता है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। बच्चे तुम लोग सोचोगे सर जिंक नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन गैस निकल गया, बेटा गलत है। रिमेंबर जिंक रिएक्ट विद द डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, जिंक नाइट्रेट तो बन गया लेकिन हाइड्रोजन निकला ही नहीं बच्चे, हाइड्रोजन को उसने ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया, मतलब पानी में कन्वर्ट कर दिया। अब बच्चे पानी में कन्वर्ट कर दिया और खुद क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। इट डिपेंड ऑन कौन सा गैस निकल रहा है, NO निकल रहा है कि NO2 निकल रहा है। इट डिपेंड ऑन आपने कौन सा एसिड यूज किया, डाइल्यूटेड यूज किया या फिर कॉन्सेंट्रेटेड यूज किया। कॉन्सेंट्रेटेड यूज किया तो NO2 निकलता है, डाइल्यूट यूज किया तो N2O, NO, इस प्रकार से गैस निकलते रहते हैं बच्चे। तो याद रखना इंपॉर्टेंट क्या है, ये दो रिएक्शन का मतलब ये होता है बच्चे कि नाइट्रिक एसिड होता है पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग क्या करता है बेटा, हाइड्रोजन को पानी में कन्वर्ट कर देता है। बस इतनी बात याद रखनी आप लोगों ने। नेक्स्ट वन, लेकिन दोस्तों समस्या ये है, इमेजिन कर लो सिचुएशन ऐसा आ गया, ना मेरे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, और मेरे पास है बस डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, और मुझे कुछ भी करके बेटा हाइड्रोजन गैस को जनरेट करना है, कुछ भी करके। कैन आई यूज डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड? नहीं, वो तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है। लेकिन बेटा कुछ एक्सेप्शनल केसेस है। एक्सेप्शनल केसेस कौन से होते हैं बेटा, वो जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है ना, कौन सा, वेरी डाइल्यूट। जरा देखना बच्चे कौन सा लिखा है, वेरी डाइल्यूट, सिर्फ डाइल्यूट ले लेना है, वेरी डाइल्यूट लेना है। और दो मेटल, कौन से मेटल, एक होता है मैग्नीशियम, एक होता है मैंगनीज। मैग्नीशियम, इंपॉर्टेंट सवाल बच्चे, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको नोट डाउन आपने जरूर करना, छोटे छोटे नोट्स में लिखना है। मैग्नीशियम एंड मैंगनीज इज गोइंग टू रिएक्ट विथ वेरी डाइल्यूट 1% नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, और वहां पे सॉल्ट एंड कौन सा गैस निकलेगा बच्चे, तो हाइड्रोजन। तब जाके हाइड्रोजन गैस निकलेगा, क्योंकि उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या हो गया बच्चे, कम हो गया। अब वो मतलब पानी हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता बच्चे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलने की पूरी कोशिश होगी यहाँ पे। तो मैग्नीशियम बनता है मैग्नीशियम नाइट्रेट, प्लस यहाँ पे गैस कौन सा निकला, तो बच्चे हाइड्रोजन गैस निकला। इक्वेशन को आपने करना है बैलेंस्ड। मैग्नीशियम नाइट्रेट, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 होती है, नाइट्रेट बेटा देखना एक हाइड्रोजन हटाया तो नाइट्रेट की वैलेंसी 1- होती है, मैग्नीशियम नाइट्रेट। अच्छा यहाँ पे क्या बनने वाला है बच्चे, तो मैंगनीज नाइट्रेट, मैंगनीज की भी वैलेंसी आपको +2 लेनी है बेटा। सिंपल सा रिएक्शन है, ऊपर का रिएक्शन और नीचे का रिएक्शन एकदम पैटर्न में चल रहा है बच्चे। याद रखना, अगर आपको किसी भी हालत में हाइड्रोजन गैस बनाना ही है, और वो भी यूजिंग डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, तो बेटा कौन से दो मेटल लेने पड़ेंगे, ये सवाल कई बार पूछा गया, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। रिमेंबर क्या यूज करोगे, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज विथ वेरी वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करोगे बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। कॉपर एंड अदर मेटल बिलो हाइड्रोजन, दे डू नॉट रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि कॉपर कहां पे आता है बेटा, हाइड्रोजन के नीचे आता है। हाइड्रोजन के नीचे आता है तो नीचे वाले मेटल क्या ऊपर वालों को डिस्प्लेस करेंगे, क्या नहीं करेंगे। तो दैट इज व्हाई कॉपर डू नॉट रिएक्ट। समझ में आ गया, सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम डू नॉट रिएक्ट विद द एसिड एट ऑल। नाउ कंसेप्ट आता है aqua regia। क्या होता है दोस्तों, aqua regia मतलब होता है रॉयल वाटर। रॉयल वाटर होता है, किंग वाटर होता है, रॉयल वाटर। क्या होता है एक्वा रेजिया? एक्वा रेजिया ऐसा कोई मिक्सचर होता है, ऐसा मिक्सचर होता है बच्चे जो क्या करता है, जो गोल्ड एंड प्लैटिनम को डिसॉल्व करता है। क्या बच्चों आपको पता है, गोल्ड एंड प्लैटिनम कभी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, मर जाएंगे कभी किसी के साथ नहीं, ना एसिड के साथ, ना बेस के साथ, ना वाटर के साथ, ना ठंडा ना गर्म। रिमेंबर वो कभी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। लेकिन एक एक्वा रेजिया नाम का मिक्सचर होता है बच्चे, इसके साथ वो जरूर रिएक्ट करते हैं। रिमेंबर एक्वा रेजिया क्या करता है बेटा, डिसॉल्व करता है। किसको डिसॉल्व करता है बेटा, याद रखना, यही सवाल आपको पूछाता है, रिएक्शन कोई नहीं पूछेगा। इट डिसॉल्व गोल्ड को डिसॉल्व करता है, प्लैटिनम को डिसॉल्व करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन सर एक्वा रेजिया है क्या, एकदम सिंपल है, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का बेटा। आपने क्या लेना है पता है क्या, कॉन्संट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है, और आपने क्या लेना है, कॉन्संट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को लेना है। यहाँ पे एकदम साफ अक्षरों में लिखा बच्चे, एक्वा रेजिया क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया और नाइट्रिक एसिड लिया, वो भी कॉन्संट्रेटेड, और डाइल्यूट नहीं लेना बच्चे, डाइल्यूट नहीं लेना। लेकिन सर कितने वॉल्यूम में लेना है, ऐसा थोड़ी कि 1 लीटर ये लिया, 2 लीटर ये लिया, ऐसा नहीं बेटा। अब मैं तुम्हें शॉर्टकट बता रहा हूं। शॉर्टकट क्या बता है, नाइट्रिक एसिड में एक नंबर हमें दिखाई दे रहा है, कौन सा, ये शॉर्टकट है, साइंटिफिक तरीका नहीं है, शॉर्टकट है। नाइट्रिक एसिड में 3 हमें दिखाई दे रहे हैं, HNO3, वो 3 आप यहाँ पे लोगे, ठीक है ना, वो 3 यहाँ पे लोगे आप लोग, ये वॉल्यूम है, ये 3, और यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो बेटा यहाँ पे 1 लोगे, तो वॉल्यूम क्या होने वाला है, 3:1। दैट्स इट, क्रिस क्रॉस जरा कर लेना। नाइट्रिक एसिड में 3 ऑक्सीजन है ना, वो 3 नंबर को यहाँ पे लेना, और यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 नंबर। तो बेटा जरा देखना, 3 वॉल्यूम्स ऑफ नाइट्रिक एसिड 3 वॉल्यूम्स ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इस तरह से आप लोग उसको लोगे। चलो आगे बढ़ लेते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो बच्चों नेक्स्ट वन आता है, हाउ मेटल
मेटल्स रिएक्ट विद द सॉल्यूशन विद द अदर मेटल, एक मेटल दूसरे मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है सबको पता है बेटा, ये तो हमने पढ़ा था। ऊपर वाले मेटल क्या करते हैं, नीचे वाले मेटल को क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन। तो बच्चे यही तो रिएक्शन होते हैं। जरा एक ना, ऊपर वाले मेटल, अगर बच्चे मैंने ऊपर वाला लिया है मेटल मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम क्या करेगा, एल्यूमिनियम को, जिंक को, आयरन को, कॉपर को डिस्प्लेस करता रहेगा। लेकिन क्या कॉपर मैग्नीशियम को डिस्प्लेस करेगा, नहीं करेगा डिस्प्लेस। यही तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं जो हम लोगों ने कई बार पढ़े हैं बच्चे। और ये तो बहुत ही फेवरेट एग्जांपल होता है बेटा, ये कॉपर सल्फेट का कौन सा सॉल्यूशन होता है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट का। और ये ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आपने क्या डाल दिया बेटा, आयरन नेल को डाल दिया। अब आयरन नेल को डाल दिया, थोड़ी देर के बाद आयरन गलना शुरू हो जाता है बच्चे, और आयरन कन्वर्ट इनटू व्हाट, आयरन सल्फेट में कन्वर्ट हो गया, मतलब कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट हो जा, सॉरी कॉपर सल्फेट आयरन सल्फेट में कन्वर्ट हो गया और पेल ग्रीन कलर का डिसॉल्व हो गया, पेल ग्रीन कलर का सॉल्यूशन यहां पे बन गया बच्चे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका रिएक्शन कैसे बच्चे, तो जरा देखते हैं रिएक्शन भी कैसे होता है। चलो पहले इसका रिएक्शन जरा देख लेते हैं हम लोग। तो बेटा देखना, मैंने लिया आयरन, रिमेंबर आयरन का नेल बच्चों मैंने लिया, और मैंने लिया कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन विच इज ब्लू इन द कलर। आयरन ने क्या कर दिया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, FeSO4 बन गया प्लस कॉपर बन गया। FeSO4 का कलर क्या होता है बच्चे, पेल ग्रीन कलर का सॉल्यूशन था। ये कौन सा सॉल्यूशन है, ये कौन सा सॉल्यूशन है, तो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, पेल ग्रीन बन गया। और बेटा वो आयरन नेल के ऊपर क्या डिपॉजिट हो गया, कॉपर डिपॉजिट हो गया। कॉपर का कलर क्या होता है बच्चे, तो ब्राउन मेटल वहां पे डिपॉजिट हो गया, ब्राउन सॉल्यूशन में बन गया बच्चा, ब्राउन मेटल वहां पे क्या हो गया, डिपॉजिटेड ऑन द आयरन नेल, ब्राउन कलर का सब्सटेंस गेट डिपॉजिटेड ऑन द आयरन नेल। अच्छा चलो आगे बढ़ लेते, ये सभी रिएक्शन आपको करना है बच्चे, करोगे आप लोग 100%, करना ही पड़ेगा। आयरन देखा बच्चे, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है क्या, कॉपर क्या सिल्वर को डिस्प्लेस करेगा, 100%, क्योंकि कॉपर के नीचे आता है सिल्वर, कॉपर के नीचे आता है सिल्वर, तो कॉपर क्या करता है, सिल्वर को डिस्प्लेस करेगा। कॉपर की वैलेंसी +2 होती है बेटा, नाइट्रेट की वैलेंसी 1- होती है, तो यहां पे बन जाता है आपका कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर बन गया। ये एक सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया बच्चे। इक्वेशन को मैंने क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 लिख दिए। अच्छा, क्या जिंक कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस करेगा क्या, कॉपर को, यस, फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, क्योंकि जिंक ऊपर होता है और कॉपर नीचे होता है। जिंक की वैलेंसी +2 होती है बेटा, तो यहां पे बनने वाला है जिंक सल्फेट प्लस यहां पे क्या बनेगा बच्चे, तो कॉपर, यहां पे वंस अगेन कॉपर डिस्प्लेस हो गया है। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, ये एक्वस सॉल्यूशन, ये भी एक्वस सॉल्यूशन है। अच्छा, इसका कलर ब्लू था, ये कलरलेस हो जाएगा। अब एल्यूमिनियम, इस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, मुझे बता एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है, +3 होती है, सल्फेट की वैलेंसी क्या होगी, SO4 2- होगी। इसका मतलब अब एल्यूमिनियम क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, एल्यूमिनियम सल्फेट बनेगा। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, क्रिस क्रॉस जरा कर लेना वहां पे, Al2SO4 थ्राइस गैस, अरे तो क्या निकलेगा यहाँ पे, कॉपर डिस्प्लेस हो गया वंस अगेन। क्या इक्वेशन बैलेंस है क्या बच्चों, इक्वेशन बैलेंस नहीं करो, इक्वेशन बैलेंस नहीं करो, 2 एल्यूमिनियम तो यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम। अच्छा, सल्फेट 3 हो गया, सल्फेट 3 तो यहाँ पे 3 सल्फेट। अच्छा, कॉपर 3 हो गया। इस तरह से इक्वेशन क्या हो गया बच्चे, बैलेंस्ड हो गया। नाउ द नेक्स्ट वन, क्या मैग्नीशियम, अरे हाँ सर मैग्नीशियम तो महाभयानक होता है, वो तो कॉपर को डिस्प्लेस करना ही करना है। तो व्हाट यू विल बी गेटिंग बच्चे, तो मैग्नीशियम और यहाँ पे बना मैग्नीशियम सल्फेट प्लस यहाँ पे बन जाता है बच्चे कॉपर। इस तरह से सिंपल डिस्प्लेसमेंट। इस वीडियो के अंतर्गत बच्चे हम लोगों ने सारे केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करने की कोशिश की है बच्चों। तो यहां पे हमारा पूरा वीडियो हो जाता है जिसके अंदर हम लोगों ने देखा हाउ मेटल रिएक्ट विद द वाटर, हाउ मेटल रिएक्ट विद द ऑक्सीजन एंड हाउ मेटल रिएक्ट विद द एसिड एज वेल एज हाउ वन मेटल डिस्प्लेसेस अदर मेटल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल कंबाइन, आयोनिक बॉन्ड, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है बच्चे। तो आप लोग तब तक पढ़ते रहना और धन्यवाद।